आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेडियोग्राफर्स के लिए। हम यहाँ पे बात करेंगे वैकेंसीज की कि उनमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाए, कैसे हम हमारी चीज़ों को काफ़ी अच्छा बनाएं, क्यों हम बार बार तैयारी करते हैं और बार बार रह जाते हैं। तो अब हर साल वैकेंसी आ रही है, जैसे कि आप सबको पता है ये चीज़, हर साल वैकेंसीज आ रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अभी थोड़े टाइम पहले ही रेलवे की हुई थी, वैकेंसीज कंप्लीट हुई थी, उसके बाद उन्होंने वापस वैकेंसीज निकाल दी। तो लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि आप जो जिस पैटर्न से पढ़ते आ रहे हो, या तो उस पैटर्न में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इतने सालों से तैयारी कर रहे हो लेकिन गवर्नमेंट जॉब आप लोग पा नहीं पा रहे हो, इसका रीजन क्या है। तो आज की क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशी गुप्ता आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या फिर कंटेंट रिलेटेड कोई भी आपको शॉर्ट चार्ट्स ई-पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ साथ में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपकी क्वेरी ज़रूर क्लियर की जाएगी। चलिए, तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की क्लास में जो मैं करूंगी आप लोगों से कि कंटेंट, यानी कि चाहे एम्स का एग्जाम हो, आरआरबी का हो, ईएसआईसी का एग्जाम हो, बीएसएफ का हो, एनएचएम का हो, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हम आकर के एक ही जगह पर हो जाते हैं। कौन सी जगह है वो है कंटेंट। यानी कि आपका कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। अब ये तो बात सब बोलेंगे कि मैम पढ़ना तो सब पढ़ता है, मुझे भी पता है पढ़ना तो सभी पढ़ता है, लेकिन जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक होती है हार्डवर्क की तैयारी जो आप लोग शायद काफ़ी सालों से कर रहे हैं, और एक होती है स्मार्ट तैयारी जो आपको करनी चाहिए। तो आपकी स्मार्ट तैयारी के लिए ही मैंने कुछ टॉपिक्स कलेक्ट किए गए हैं जो प्रीवियस, अब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें प्रीवियस क्वेश्चंस के तौर पे ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक्सों में से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए आके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। रेडियोग्राफर की आप जब भी वैकेंसीज में अपीयर होंगे तो आपको मैक्सिमम मेजॉरिटी में फिजिक्स देखने को मिलेगी, या आपको देखने को मिलने वाली है वहाँ पे पोजिशनिंग पार्ट, यानी कि रेडियोग्राफिक व्यूज के बारे में। ये दो आपके मेन पोर्शन में आपको दिखने वाले हैं। ये दो मेन पोर्शन आपके इकट्ठे करते हैं, फिर आप बोल सकते हो कि दोनों ही मेन पोर्शन रखते हैं। तो सबसे पहले मैं रेडिएशन फिजिक्स में बात करूंगी कि इसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक है। देखो, बात ऐसी है कि टॉपिक तो आपको सारे पढ़ने हैं, लेकिन जहां से आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम उनकी बात करेंगे, उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, स्टोकास्टिक इफेक्ट, उनके एग्जांपल्स, एक्यूट इफेक्ट, क्रॉनिक इफेक्ट, आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे आप एम्स उठा लो, आरआरबी उठा लो, या फिर आप भी कोई भी स्टेट की जो आप एग्जाम बेस्ड वैकेंसी देते हो, एंट्रेंस एग्जाम देखते हो, उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रेडिएशन फिजिक्स का। इसके अलावा इसमें डोज के बारे में भी पूछा जाता है कि कितनी डोज मिलनी चाहिए पेशेंट को, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, यानी कि इसमें आपके क्वेश्चन वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रिले स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, इन सब से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जिनमें से वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा ही देगा। थर्ड, हम बात करते हैं डोज लिमिट्स की। डोज लिमिट्स पे आपको आज के टाइम पे दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि या तो आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ ले, या दूसरा आपको देखने को मिल सकता है कि वो आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे, यानी कि वो ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर आप एक रेडियोग्राफर है, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को देखते हो तो उसकी डोज लिमिट को आप कितना लिमिटेड मानोगे। इस तरीके से आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं डोज लिमिट में। इसके अलावा रेडिएशन क्वांटिटीज, जहां से क्वेश्चन आपके आता है, अगर उसको बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐड करना है तो रेडिएशन क्वांटिटी से वो जरूर ऐड करेंगे। एक्सपोजर के बारे में कर्मा, डोज, इक्विवेलेंट डोज और इफेक्टिव डोज, और इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, यानी कि आपको यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि एक्सपोजर की एसआई यूनिट क्या होती है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि रॉन्जन किसकी यूनिट होती है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा एक्सरे ट्यूब के बारे में क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन अब यहाँ पे पहले के टाइम पे जो क्वेश्चन आते थे वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बेस पे आते थे कि आपसे ये पूछते थे कि कैथोड किसका बना है, एनोड किसका बना है, या ज़्यादा से ज़्यादा एनोड स्टेम किसका बना होता है, रोटेटरी एनोड एक्सिस ट्यूब में रोटर किसका बना होता है, इंडक्शन मोटर,
इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। आज के टाइम पे एक्स-रे ट्यूब में क्वेश्चन आते हैं फोकल स्पॉट को लेकर के, कि ऐसा हम क्या करें कि फोकल स्पॉट स्मॉल हो, ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि फोकल स्पॉट लार्ज हो, अगर फोकल स्पॉट स्मॉल होगा, लार्ज होगा तो इमेज की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आने लग गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटी और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम, यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है केवी और एमएएस के अंदर, कि अगर कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलता है कि अगर केवी बढ़ा तो पेशेंट डोज क्या होगी, अगर केवी कम होगा तो पेशेंट डोज क्या होगी, एमएएस बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा, इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरोस्कोपी। पहले के टाइम पे बहुत ईजी आता था फ्लोरोस्कोपी, इमेज इंटेंसीफायर को उठा करके दे देते थे, पूछते थे कि बताओ इनपुट फॉस्फो किसका बना है, आउटपुट फॉस्फो किसका बना है। लेकिन आज के टाइम पे फ्लोरोस्कोपी से ही सबसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लोरोस्कोपी की बहुत सारी एडिशनल चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं मिनिफिकेशन गेन होता है, मैग्निफिकेशन गेन होता है, और इसके अलावा ब्राइटनेस गेन होता है। इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इनसे ये क्वेश्चन आते हैं कि बताओ फ्लोरोस्कोपी के लिए कौन सा फैक्टर सही है, कब इसका हाई केवी होगा, कब इसका एमएएस होगा, कब इसकी फ्रेम रेट में चेंज होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आने लग गए हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर, देखो मैक्सिमम अभी के टाइम पे भी ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर में यही हो रहा है कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि इनकी डेफिनेशन को लेकर के, या फिर आपको ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम ऑटो ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलेगा, स्टेप अप, स्टेप डाउन, एफिशिएंसी, इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अभी तो जो एग्जामिनर है वो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर से नॉर्मल क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट फेवरेट टॉपिक बोल दो एग्जामिनर का, ग्रिड। ग्रिड से वो हमेशा क्वेश्चन देते हैं, वो पूछते हैं, और उनका बहुत कॉमन क्वेश्चन जो तैयारी कर रहे होंगे काफी टाइम से उनको अच्छे से याद होगा कि ग्रिड का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन वो इस तरीके से देते हैं। तो जब हम क्लासेस लेंगे तो आपको ग्रिड बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसी ग्रिड, जैसे कि ग्रिड काम करती है उसी अकॉर्डिंग एक एयर गैप टेक्निक भी काम करती है। अब देखिए एम्स में बात कर लो, रेलवे में बात कर लो, फिर आपकी स्टेट वाइड जब वैकेंसी आएगी, अब वो चाहे एमपी में आए चाहे यूपी में आए, तो वहाँ पे आपको ये जो टॉपिक्स होते हैं नॉर्मल, इनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा फिल्म पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस, जिसमें हम बात करते हैं फिल्म बैच और टीएलडी। देखो वैसे तो 4 टाइप के डिवाइस होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, फिल्म बैच, टीएलडी, ओएसएलडी, इन सब के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेनली टीएलडी के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस, यानी कि हम आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, गीगर मूलर काउंटर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स, न्यूट्रॉन मॉनिटरिंग डिवाइस, इन सब के बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये कुछ पोर्शन है रेडिएशन फिजिक्स का जहाँ से आज के टाइम पे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रीवियस एम्स की ही, तो लगभग इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन से उसने 2 से 3 क्वेश्चन दे रखे थे, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन से भी 2 क्वेश्चन आ रखे थे, डोज लिमिट से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रखे थे उन लोगों ने। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये तो पोर्शन हो गया आपका रेडिएशन फिजिक्स का। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि पोजिशनिंग का भी पार्ट पूछा जाता है, तो देखो रेडियोग्राफी पोजिशनिंग में आपसे पूछा जाएगा, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेडियोग्राफी पोजिशनिंग। सबसे पहली बात, आपको इंपॉर्टेंट व्यू सब याद करना है, जैसे कि जुडेट व्यू होता है, ये याद कर लो कि क्या है, कार्पो टनल व्यू याद करो क्या होता है। इसके अलावा आपके मैस्टॉइड व्यू याद करो, पीएनएस व्यू याद करो। तो जितने भी आपको इंपॉर्टेंट व्यूज हैं वो सारे याद करने हैं कि ये व्यू किस पार्ट के लिए किया जाता है। तो पहली तो ये चीज, आपको सारे व्यूज याद करने हैं। दूसरी बात ये कि रेडियोग्राफिक व्यूज आपको डायग्राम लर्न करना है। डायग्राम लर्न करने का मतलब ये है कि आपको एनाटॉमिक सारी पता होनी चाहिए, आपको एनाटॉमी सारी पता होनी चाहिए कि क्या एनाटॉमी होती है। आज के टाइम पर आप क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम ये चांसेस रहते हैं कि वो आपको हैंड का या फिर फुट का डायग्राम दे करके, एनाटॉमिकल डायग्राम दे करके पूछ लेते हैं कि बताओ ये कौन सी कार्पल है, ये कौन सी टार्सल होती है, ये कौन सी मेटाटार्सल होती है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, हो सकता है आने वाले टाइम पे आपसे शोल्डर के बारे में पूछा जाए, पेल्विक एरिया के बारे में पूछा जाए, या फिर आपको स्कल दे करके पूछा जाए कि बताओ ये कौन सी बोन होती है। तो आपको ये जो डायग्राम है एनाटॉमिक, ये तो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, और ये एनाटॉमिकल जो डायग्राम होते हैं ये आपको एक्सरे की फॉर्म में याद करने हैं। ओके, तो ये भी चीजें होंगी जो हम आपको क्लास में बताएंगे। थर्ड बात करते हैं इंडिकेशंस की। अब इंडिकेशन से मेरा मतलब है डिजीज से। मान के चलो कि आपको वो कोई भी एक फोटो दे देगा
फॉर एग्जाम्पल लंग्स की फोटो दे दी, अब उसमें कोई भी जैसे कि न्यूमोथोरेक्स हुआ, अभी पेशेंट है वो न्यूमोथोरेक्स से क्या है पीड़ित है या फिर उसको प्लूरोथोरेक्स है, तो इस तरीके से अगर होगा तो वो आपको डायग्राम शो करेगा और आपको पूछेगा कि बताओ इसका कौन सा डिजीज है पेशेंट के अंदर, पेशेंट किस डिजीज से सफर है। या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको डायग्राम देकर पूछे कि बताओ ये कौन सी वेटेड इमेज हो सकती है, सिटी वेटेड है, एमआरआई है, एक्सरे है, यूएसजी है, कौन से टाइप की है। ठीक है, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये तो हो गया आपका पोजिशनिंग का पार्ट। लगता है ऐसा है कि अरे 3 पॉइंट्स ही तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज ये रखते हैं। बात करते हैं डार्क रूम की। अभी के एग्जाम्स का अगर पैटर्न देखा जाए तो डार्क रूम जो एग्जामिनर है वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि डार्क रूम से वो क्वेश्चन दे। वो कभी कभी ऐसा करते हैं कि 1 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा उनका वेटेज अब रहा नहीं है डार्क रूम की तरफ। लेकिन फिर भी हमको डार्क रूम पढ़ना है, तो सबसे पहले हम डार्क रूम का लेआउट कंप्लीट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर, जैसे कि स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, कन्वर्जन एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्सरे फिल्म के कंस्ट्रक्शन और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, टाइप ऑफ एक्सरे फिल्म्स के बारे में पढ़ेंगे, मैनुअल प्रोसेसिंग जहां से हम क्वेश्चन आते ही है, डेवलपर, फिक्सर, कौन सा डेवलपिंग एजेंट आप यूज करोगे, कौन सा एसिडिफायर आपको यूज करना है, बफर क्या काम कर रहा है, प्रिजर्वेटिव्स क्या काम कर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ रेडियोग्राफी। टाइप ऑफ रेडियोग्राफी का मतलब है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि मैक्रो रेडियोग्राफी क्या होती है, माइक्रो रेडियोग्राफी में क्या होता है, मास मिनिएचर रेडियोग्राफी में क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो ये आपके कुछ ना कुछ पॉइंट रहता है यहाँ पे डार्क रूम में। ओके, इसके अलावा आपके एक रहता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का भी। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैंने अभी आपको बस वही बताया कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इनमें मैनली तो मैनुअल प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रीसेंट एडवांसेस, यानी कि जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो रीसेंट एडवांसेस में सबसे पहले तो जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हैं सिटी, एमआरआई और यूएसजी। इन तीनों को लेकर के या तो एग्जाम में एकदम डीप क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से या एकदम सरफेसली क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर एग्जामिनर ने सिटी, एमआरआई और यूएसजी चूज किया है वो आपको इजी क्वेश्चन दे दे। और दूसरी बात ये कि इजी क्वेश्चन भी नहीं देते हैं और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन भी देते हैं, यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये सिटी के लिए सही है, क्या ये सिटी को सही बताता है, क्या ये एमआरआई को सही बताता है, क्या ये यूएसजी को सही बताता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो एक तो बात होगी सिटी की, एमआरआई की और यूएसजी की। इसके अलावा इनमें भी एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि लिंक हैं। कौन कौन से? सिटी में सिटी की जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमआरआई स्कैन में एमआरआई के सीक्वेंसेस जो होते हैं, T1 वेटेड इमेज, T2 वेटेड इमेज, प्रोटॉन वेटेड इमेज, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सीक्वेंसेस से भी क्वेश्चन आते हैं। और यूएसजी में जो इसके मोड्स होते हैं, ए मोड, बी मोड, एम मोड, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूएसजी के अंदर। क्लियर? इसके अलावा डीआर और सीआर का आपको मेनली कंस्ट्रक्शन याद करना है, इनकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये किस मटेरियल का बना होता है। और आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखे जा रहे हैं आर्टिफैक्ट्स के ऊपर, तो आपको चाहे सिटी हो, एमआरआई, यूएसजी, डीआर, आपको सारे इनके आर्टिफैक्ट्स पढ़ के जाने हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स तो बिल्कुल आपको याद करके जाने हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट मैमोग्राफी। मैमोग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। मैमोग्राफी पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं कि क्या ये फैक्टर मैमोग्राफी के लिए सही है या नहीं है, और मेनली इक्विपमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? मतलब इंट्रो पे कम मिलते हैं, इक्विपमेंट से ज़्यादा मिलते हैं। बात करते हैं डेक्सा स्कैन की, जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्कैन, जिसमें हम बॉन्ड डेंसिटी को मेजर करने का काम करते हैं। तो ये बहुत छोटा भी टॉपिक है लेकिन ईजी भी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वेटेज वाला टॉपिक है। इसके अलावा ये जो 4 टॉपिक है इनमें से कोई भी अगर उसका मन करेगा तो किसी की भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है या फिर थोड़ी बहुत कोई भी सरफेसली वर्किंग आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग फुल फॉर्म के ऊपर आते हैं इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन। और डीएसए में आपको मेनली क्या होता है, एक क्वेश्चन जो पहले के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आता था डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी में, वो आता था कि आपको वो लोग डायग्राम दे देते थे, उस डायग्राम में आपको बताना पड़ता था कि अच्छा ये कौन सी मास्क इमेज है, ये कौन सी कॉन्ट्रास्ट इमेज है, कौन सी कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज है। क्लियर? तो इस तरीके से रिसेंट एडवांसेस में क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस आपकी रखती है। देखो सबसे पहले बेरियम स्टडी से आपको कभी भी, यानी कि बेरियम स्टडी बोल दो, जीआईटी स्टडी बोल दो, आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब वो चाहे स्वेलो दे, एनेमा दे, मेरियम मील फॉलो थ्रू दे। इसके अलावा इसमें एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोक्लाइसिस स्मॉल बाउल एनेमा, ये भी इसमें लिंक होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें एक बात समझ लो कि है ना, स्टेट वाइज क्या होता है कि काफ़ी, जैसे कि पहले के टाइम पे अभी बिहार की जब वैकेंसी आई थी तो उन लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे जब सिलेबस उन लोगों ने बनाया था तो उन्होंने इसमें स्मॉल बाउल एनेमा नहीं दिया था, उन्होंने स्मॉल बाउल एनेमा को हटा दिया था वहाँ से। तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट वाइज थोड़ा सिलेबस में चेंज हो, लेकिन इसमें ये जो भी टॉपिक है ये सारा लिंक वाइज टॉपिक होता है। तो अगर आप पढ़ोगे तो एक तो काम भी आ जाएगा और कहीं ना कहीं अगर बाई चांस क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसके अलावा रीनल स्टडी, यानी कि आप किडनी की स्टडी के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि आईबीपी जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आईबीपी के ऊपर, एमसीयू, इसके अलावा आरजीयू के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड हम बात करते हैं एंजियोग्राफी की, यानी कि जब हम आर्टरीज की और वेन्स की स्टडी करना चाहें। कॉल एंजियोग्राफी जिसमें हम करते हैं हेपेटिक सिस्टम की, या फिर आप बोल सकते हो बायलरी सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसके अलावा एचएसजी जो कि इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही है, हिस्टोसैल्पिंजियोग्राफी से। ओके, इसके अलावा माइलोग्राफी, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आज के टाइम पे रहता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज करते हैं माइलोग्राफी में, मैक्सिमम क्वेश्चन यही रहता है। ब्रोंकोग्राफी, और इसके अलावा कैथ लैब प्रोसीजर जिसमें आप पढ़ते हो एंजियोप्लास्टी और इन सब के बारे में जब पढ़ते हो तो ये। अब देखो इसमें ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही हैं, लेकिन इनमें से भी आपको मेन जो याद करना है वो आपको याद करनी है इंडिकेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम है जिसकी वजह से ये किया गया। सेकंड, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि ऐसे कौन से सिम्टम है जिनकी वजह से ये नहीं किया जाएगा। और थर्ड आपको पढ़ना है यहाँ पे कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया और फोर्थ प्रोसीजर। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, और कैसे याद करनी है ये तो हम आपको बता ही देंगे। क्लियर? तो ये तो आपका रहा सिलेबस का पोर्शन, कि आपको जो सिलेबस है वो कुछ इस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत क्या करना है, लर्न करना है। इसके अलावा इसमें आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब ये एग्जामिनर की चॉइस पर डिपेंड करता है, वो कभी कभी ऐसा करते हैं कि एना फिजियो से क्वेश्चन देते भी नहीं है, कभी कभी होता है कि वो दे भी देते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम एना फिजियो पे जो क्वेश्चन आता है वो आपके आता है, अगर मैं रेडियोग्राफर्स की बात करूँ तो स्केलेटन सिस्टम पे, यानी कि आपको बोन्स पे और जॉइंट्स पे क्वेश्चन जो होगा वो जरूर देखने के लिए मिल सकता है, बोन्स और जॉइंट पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा ब्लड के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब ब्लड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको जब पढ़ाऊंगी, अब मैं इस वीडियो में आपको इतना सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन बस ये बता सकती हूँ कि जैसे कि ब्लड जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा की बात करते हैं और एक ब्लड कार्पसेल्स की बात करते हैं, उसमें भी हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो उन सबका हम पढ़ेंगे कि इनमें कंटेंट कौन कौन सा रहता है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैक्रोफेजेस से क्वेश्चन आते हैं कि हर एक बॉडी पार्ट की जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो अलग अलग होती है, उनका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि लीवर की कुफर सेल्स होती है और उनके ऊपर प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रखे हैं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ईसीजी जो होता है इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ओके, तो जब भी हम क्लास में ये सब पढ़ेंगे तो पहले हम ये बताएंगे वहाँ पे कि आपको ये टॉपिक तो पढ़ना ही है, यहाँ से क्वेश्चन का वेटेज जरूर उठेगा। ओके, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपको हार्मोन्स और ग्लैंड्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ दी जो ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इन पे क्वेश्चन आता ही है। इसके अलावा पैनक्रियाज ग्लैंड, क्योंकि वहाँ पे अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स आती है जिसकी वजह से वहाँ पे ग्लूकागॉन, इंसुलिन सबका रिलीज होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपको याद करना है, मस्कुलर सिस्टम, सेल्स, टिश्यूज, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मेनली ईयर और आई के बारे में तो पढ़ना ही है। ईयर पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे ईयर से, चाहे वो मिडल ईयर हो चाहे इनर ईयर हो, और आइज पे भी क्वेश्चंस मेनली रॉड्स और कॉन्स पे पूछे जाते हैं आप लोगों से। ओके।
इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, इन पे तो मैक्सिमम आपको एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ ऐसा कौन सा सिस्टम होता है या ऐसा कौन सा साइंस है जिसके अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो उनकी लिम्फेटिक वेसल्स की स्टडी की जाती है, उनके फंक्शंस की स्टडी की जाती है जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपका एनाफिजो पार्ट। इसके अलावा आपका पैथो पार्ट भी हम कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम आपको इन्फ्लामेशन पढ़ाएंगे, शॉक्स पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको डिफरेंट डिजीज होंगी जिनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। डिजीज जो होती है उस पर आपको मेनली क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही हैं। अब वो चाहे डायग्रामेटिक क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि आपको वो डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें कौन सी डिजीज हो रही है। सेकंड ऑप्शन या तो ये हो सकता है कि वो आपसे डायरेक्टली थ्योरेटिकली पूछ लें कि बताओ अगर ये सिम्टम है तो कौन सी डिजीज हो सकती है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाइड आपका सिलेबस था, मैंने थोड़ा सिलेबस में ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों के। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोग जो वैकेंसीज के इंतजार में रहते हो कि बस एक बार मुझे ऐसे नोटिफिकेशन मेरे को देखने को मिल जाए कि हाँ नोटिफिकेशन में मुझे ये देखने को मिल जाए, अच्छा अब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी या स्टार्ट करूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है। सेकंड बात ये कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ अब एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, मैंने फॉर्म कंप्लीट कर दिया, अब मैं 2 या 3 महीने पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि 2 और 3 महीने में सिलेक्शन हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपका 2 से 3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो नॉर्मली आपको ज़रूरत पड़ेगी लगभग 1 साल। चलो 1 साल भी नहीं ले कर तो कम से कम 10 मंथ्स 6 मंथ्स की आपके पास पढ़ाई होनी ही चाहिए। और ये कौन सी पढ़ाई होनी चाहिए, ये आपकी होनी चाहिए ज़्यादा ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आप एकदम ही हार्ड वर्किंग और बाहर नहीं जा रहे हो, दोस्तों से नहीं मिल रहे हो और सिर्फ सारे दिन पढ़ाई, मम्मी पापा सोच रहे हैं मेरे बच्चे की इस बार तो लगेगी, बहुत पढ़ाई करता है, खाना छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करनी है आप लोगों को। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस आप लोगों को पढ़ाई करनी है। अब आपके लिए जो पढ़ाई है कंटिन्यूस, देखो हर इंसान को पता होता है कि उसका जो माइंड लेवल है वो किस अकॉर्डिंग काम करता है। हो सकता है कि कोई पर्सन किसी चीज़ को अगर 3 घंटे में याद कर ले, तो हो सकता है उस चीज़ को मुझे याद करने में 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए। तो हर किसी को अपनी कैपेबिलिटी पता होती है अच्छे से, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल को कहीं ना कहीं सेट करो और आपको लगभग 6 से 7 आवर तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। बस इतने घंटे आप निकाल लो, 6 से 7 आवर है, मतलब मैं मैक्सिमम आवर्स आपको बोल रही हूँ, लेकिन आपके ये कंटिन्यू रहने चाहिए। तो बस अगर आपको ऐसा हो तो आप लगभग 6 से 7 आवर तो पढ़ाई करो ही, लेकिन बस एक बात याद रखना, मेरी कंटिन्यू पढ़ाई होनी चाहिए ये। ओके, कोई ऐसा हो सकता है कि नहीं मैम अभी हम स्टार्टिंग में, तो मैं ये चीज़ भी बता देती हूँ, अभी अगर आप लोग आज से इस वीडियो को देख के स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आज आप 2 घंटे पढ़ो, इतने टाइम से नहीं पढ़ा तो हो सकता है ना कि प्रॉब्लम हो, आज 2 घंटे पढ़े, फिर कोशिश करो अगले दिन आप आधा घंटा और बढ़ाओ, आप 2.5 घंटे पढ़ो, फिर आधा घंटा बढ़ाओ, 3 घंटे। इस तरीके से आपके घंटे भी बढ़ जाएंगे, आपको चीज़ें याद भी होनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। क्लियर? इसके अलावा अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो आज के टाइम पे क्या होता है कि सब ये सोचने में लग रहे हैं बस अपना कंटेंट अपडेट तो होना ही चाहिए, ये बात तो इम्पॉर्टेंट है, कंटेंट अपडेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको PYQs भी याद होने चाहिए। आपके PYQs का लगभग मान के चलो 40 to 45% रहता है इन एग्ज़ाम्स में जो भी आती हैं। तो आप जब भी ऐसा हो कि आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके जितने भी PYQs होते हैं वो सारे आपको रीड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये किस अकॉर्डिंग पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि देखो टॉपिक्स वही रहते हैं, सिलेबस वही रहता है, तो पर आपको ये पता लगता है कि अच्छा क्वेश्चन पैटर्न जो है वो इस अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर आप लोगों के पास पेपर भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुदर्शन पैरामेडिकल हमेशा आपके लिए है। तो हम आपको बहुत जल्दी मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल कराएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रिपरेशन हमें इस अकॉर्डिंग करनी है। उसमें हम ये भी ट्राई करेंगे कि आपको PYQs भी दिए जाएँ, उसमें आपको नॉन टेक पार्ट भी दिया जाए और टेक्निकल पार्ट भी उसमें आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो जैसे कि वैकेंसीज आती हैं RRB की, MP ग्रुप 5 की, KPSC, ESIC, MCRE, UPSCC, राजस्थान HNM और NHM और
DSSB, ओके। इसके अलावा KGMU का भी आता है एग्ज़ाम। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इनका मेन ये है कि आप पहले आपका जो 40 से 45 या फिर 30 से 40% जो पार्ट जो PYQ से रहता ही है उसको आप एक बार अच्छे से रेडी कर लो। उसके बाद हम कंटेंट अपडेट पे बढ़ेंगे और फिर नई नई चीज़ों को भी पढ़ेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि पढ़ते सब हैं, हर साल पढ़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है। तो दिक्कत आपके है कंटेंट में, यानी कि आप जो चीज़ें हैं उनको थ्योरेटिकली बस पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ ली फिर बस छोड़ दी, फिर 15 दिन बाद वापस भूल गए, फिर पढ़ रहे हो फिर भूल जा रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि भूलना कुछ है नहीं, कि नहीं हमें तो याद ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी है ये कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं। तो आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको शॉर्ट्स में पढ़नी है, यानी कि आप उसको शॉर्ट चार्ट में बना के और फिर पढ़ो, फिर आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको डोज लिमिट्स का ले लिया, यानी कि जो डोज लिमिट्स होती है उसका मैंने एक टॉपिक ले लिया जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, और मैक्सिमम बच्चों को, स्टूडेंट्सों को ये डाउट होता है कि हम कैसे इसको रीड करें। तो इसको इस तरीके से शॉर्ट चार्ट में आप लेकर के आओ। पहले उसमें आप जो नॉर्मल रेडियोग्राफर्स हैं, ऑक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं, उनके बारे में बताओ, पब्लिक है उसके बारे में, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन का पूछा जाता है क्वेश्चन, कि प्रेग्नेंट वुमेन, एम्ब्रियो का, बेबी का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चार्ट में याद करनी है, ओके। तो आपका जो कंटेंट है वो सही है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपके याद करने का तरीका, क्योंकि आप जब भी सारी चीज़ें थ्योरी में याद करते हो तो आपको ये लगता है कि बहुत वर्डन लगता है। उस वर्डन को कम करने के लिए आप ये ट्राई करो कि आप सारी चीज़ों को शॉर्ट चार्ट के अंदर पढ़ो। शॉर्ट चार्ट से ये होगा कि आपको चीज़ें भी कम लगेंगी और आप ज़्यादा चीज़ें याद कर पाओगे, एफिशिएंट तरीके से याद कर पाओगे। हम लोग वैकेंसीज़ में हैं, हम लोग थ्योरी में नहीं है कि हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए, हम वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप ये ट्राई करो कि आप मैक्सिमम चीज़ों को शॉर्टली और ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ सको। क्लियर? तो ये एक पॉइंट रहता है जहाँ पे आप लोगों की कमी रहती है। अब बात ये है कि आप सुदर्शन पैरामेडिकल के साथ ही क्यों तैयारी करें। तो आप पूछोगे ना मुझसे कि मैम हम आपके साथ ही क्यों तैयारी करें, हमें क्या बेनिफिट है इस चीज़ का। तो देखिए बेनिफिट आपको इस चीज़ का ये है, सबसे पहले तो कि आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि जो भी चीज़ें जिसमें भी आपको डिफ़िकल्टी होती है उनके आपको वीडियो लेक्चर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, वो भी ईजी फॉर्म में। दूसरी बात, इन वीडियो लेक्चर्स में ये इंपॉर्टेंट रहेगी कि ये रहेंगे बाइलिंगुअल, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ साउथ से होते हैं, कुछ नॉर्थ से होते हैं, कुछ ईस्ट से होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज में। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रखेंगे जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। इसके अलावा PDF भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जी बिल्कुल। लेकिन मैं फिर से आपको वही बात कहूँगी कि तीसरी टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, यानी कि अगर मान के चलो कि मैंने आपको इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्लास में पढ़ा दिया है तो मैं आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी लूँगी। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपके PYQs भी ऐड करूँगी और कुछ क्वेश्चंस आपके नए अपडेट पे भी होंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन अगर घूम के आ सकता है तो इस तरीके से ही आएगा। चीज़ें सेम ही हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि मैं कान को यहाँ से पकड़ लूँ या घूम के हाथ को फिर यहाँ से पकड़ लूँ, तो वो तो सेम बात है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल पार्ट करके हम लोग ऐसे फ्री कर देंगे, नहीं, आपको नॉन टेक्निकल पार्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा। नॉन टेक्निकल पार्ट में आपका जीके का पोर्शन, आपके इंग्लिश का पोर्शन, आपके मैथ्स का पोर्शन, रीजनिंग पोर्शन आपको अवेलेबल कराया जाएगा। उसमें आपके जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए प्रीवियस टाइम पे उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपकी भी तैयारी हो सके, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट रखे जाएंगे, यानी कि वही 75 आपका टेक और 25 आपका नॉन टेक पार्ट, ओके। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम आपको दोनों प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको लाइव्स भी, यानी कि आपको हम लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो हम लोगों से। अगर आपको कुछ ऐसे डाउट्स हैं कि आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लेक्चर्स के बाद भी, तो भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा जो भी ये टेस्ट हम रखेंगे, ऐसा नहीं कि बस रख दिए और आप कर लो और आपको बस आंसर की प्रोवाइड करा दी, हम उनके बाकायदा आप लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था तो इसलिए मेरी गलती हो गई। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि अगर आप सुदर्शन पैरामेडिकल से अपनी तैयारी करते हो तो। इसके अलावा जैसे कि आपको दिख रहा होगा पैनल पे, ये सारे टॉपर्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप भी इसमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ो। आप बस, अगर आपको नहीं भी जुड़ना तो बस बात मैं इतनी सी कहूँगी कि तैयारी ज़रूर करो,
ठीक है। अब मैंने जितना हो सकता है आपको कंटेंट बताया है, आपको ये बताया है कि आपको किस अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, आपको अपना शेड्यूल कैसे चेंज करना है, अगर आप बाय चांस इमरजेंसीज में फंस भी जाते हो तो कैसे आपको वापस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो अगर आप इन्हीं में ही अपनी फ़ोटो चाहते हो तो बिल्कुल सुदर्शन क्लासेज में आप जाओ, वहाँ पर आपका ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इनरोल करो, वहाँ पर जाके आपको सारी क्लासेज अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो ये तो टॉपर्स की बात हो गई। अब बहुत जल्द मुझे पता है कि टॉपर्स की लिस्ट में तुम लोग भी देखने को मिलोगे। ये रहा सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप, जिस पे आप जाकर के इनरोल कर सकते हो और रेडियोग्राफिक बैच में जाकर के आपको सारी पढ़ाई कराई जाएगी। अब वो वैकेंसीज़ की आपको सारी की सारी डिटेल्स में पढ़ाई कराई जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आपको PDF अवेलेबल कराए जाएंगे, वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराए जाएंगे, टेस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई करके अपनी अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।